स्टार्ट। आज 10th क्लास का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और बेसिकली सैम्पल पेपर कहने के लिए एक होगा, बट इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इस पेपर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज। इन द गिवन फिगर shows the graph of the polynomial y equals to ax square plus bx plus c। now देखो, अगर ग्राफ हमारा पॉलिनोमियल का इस तरीके से बनता है, बेसिकली दो तरीके से बन सकता है, एक ये वाला पार्ट है और एक ऐसा सा ग्राफ है। अगर इस टाइप का ग्राफ है तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। और ऐसे से ग्राफ को बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ऐसे केस में ए जो हमारा होगा इधर ग्रेटर देन 0 होगा और डाउनवर्ड में ए जो होगा वो हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा चीज, जहां पे ये कट करेगा वो इसके रूट्स होंगे। हालांकि रूट तो इसमें नहीं पूछा हुआ है, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आए तो इसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन में बोलते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या पूछा हुआ है हमारे से? इन द गिवन फिगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, सही होगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है हमारे को, तो हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज ए लेस देन 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन 2 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन 2 में नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। तो लेट कर लेते हैं कि प्राइम नंबर p हमारा एक 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो इसका फैक्टर होगा 1, 5 और 25। तो कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे? 3। समझ में आया? अगर सिंपल पूछा होता है कि एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तो आंसर हमारा होता है 2, जो यहाँ पे है। बट यहाँ पे स्क्वायर बोला हुआ है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो एक वो नंबर और एक जो स्क्वायर हो है, और 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा, तो वो भी एक जुड़ जाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास? x plus 1 into x plus twice of 1 minus k into y equals to 15। और ये इक्वेशन को अगर ठीक से लिखें तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। ये रहेगा। अब बोला हुआ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर होगा ये? अब इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज पुट करें तो ये हमारा होगा a1 अपॉन, ये a1 है, ये वैल्यू a2 है। ये बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट है। ये पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, ये दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है। अब जब इसमें हम पुट करेंगे तो देखो कैसा होगा? k plus 1 और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 3 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट इसमें क्या है? 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस k, और इसमें क्या है? -4। नॉट इक्वल टू, तो इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि नॉट इक्वल है, तो इक्वल टू की वैल्यू कैसे आएगी? अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये यहाँ से सॉल्व होगा तो 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ k plus 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस k। ये बन जाएगा हमारा -2k - 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 3k। k की टर्म्स को सेपरेट कर दो, -2k प्लस 3k। कांस्टेंट को एक साइड, तो -2 इधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये वाला इधर करना है और इस वाले टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे। तो ओवरऑल हमारा ये हो गया k और ये हो गया, तो k की वैल्यू 5 आ गई, तो ये चीज हो जाएगी।
इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना और कॉपी पेन लेके तब देखना है वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी। अब एक एपी दिया हुआ है √27, उसके बाद √75, √147। सबसे पहले रूट को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एक सिंपल सा है, अगर एक एग्जांपल लेके बताओ। 27 है तो इसको पहले 3 से काट दो, 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, यानी 3 इसके 27 के 3 फैक्टर बन गए। अब इसमें पेयरिंग बना दो, तो एक पेयर बन गया, जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर चला जाता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√3। सिमिलरली 75 को सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, 5√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 7√3। अब ये इस तरीके से हमारा टर्म प्रोसीड कर रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि छठी टर्म क्या होगी, 6th टर्म। तो देखो बेसिकली A6 क्या होगा, a + 6 - 1। उससे पहले फॉर्मूला एक बार देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। अब इसके अकॉर्डिंग a क्या है, a है हमारा 3√3, d क्या है, डिफरेंस 5√3 में से 3√3 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2√3। वैल्यूज डाल दो, तो हमें 6 पे निकालना है, तो n की जगह 6 आएगा, तो क्या बनेगा, 3√3 + 6 - 1 5 × 2√3। ये कितना हो गया, 5 × 2 = 10। तो हमारे पास ये निकल कर आएगा 3√3 + 10√3 जो कि 13√3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 13√3 यहाँ पे है पूरा रूट के फॉर्म में, तो रूट के फॉर्म के लिए क्या करेंगे, इस 13 को अंदर भेजेंगे। जब रूट के अंदर जाएगा तो ये 13 का स्क्वायर जाएगा × 3, जो कि कितना हो जाएगा, 169 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और दूसरा चीज इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए, तो 9 × 3 = 27, तो लास्ट में 27 कहाँ लगाओगे, बी ऑप्शन, और मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम टू सेम 507 ही आएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल है जिसमें PQ और PR टेंजेंट टू अ सर्कल सच दैट PQ 7 सेंटीमीटर और एंगल RPQ 60 डिग्री। एक सर्कल सिंपल सा बना लेते हैं, इसमें से 2 टेंजेंट दिए हुए हैं, ये हमारा टेंजेंट हो गया, और ये कॉर्ड है। ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटर नहीं दिया हुआ है, तो सेंटर कहीं साइड में ही होगा। कभी कभी ये हो जाता है कि सेंटर मान लेते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया Q, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा, और इसके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री पहला, और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर जा रहे हैं, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट है तो टेंजेंट की लेंथ अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। तो PQ = PR, मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो सभी एंगल का सम 180, तो उससे जब कैलकुलेट करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये हमें क्या मिलेगा, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों इक्वल होगा 60 डिग्री के, जिसकी वजह से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, PQ, QR और PR, ये तीनों इक्वल होगा। हमारे से क्या पूछा हुआ है, QR, तो QR की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर है इतना। 6th क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन की बात करें तो रैना इज 1.5 मीटर टॉल, एट एन इंस्टेंट हिज शैडो इज 1.5 मीटर टॉल। अब एक रैना नाम का लड़का है, उसका हाइट जो है 1.5 मीटर है और उसके शैडो एक टाइम पे
1.8 मीटर लंबी बनी। एट द सेम इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे द शैडो ऑफ अ पोल इज 9 मीटर लॉन्ग। एक पोल है जिसकी शैडो 9 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी हाइट पूछी हुई क्या होगी, तो लेट कर लेते हैं x होगा। ये जो क्वेश्चन है सिंपल बात है कि कहाँ से मिला होगा, क्वेश्चन ये होगा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल चैप्टर। एट द सेम इंस्टेंट बोलने का मतलब है कि ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है और ये 90 तो हो ही जाएगा। तो मान लो ये है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ए बी सी और पी क्यू आर ये तो हमारे ट्रायंगल है और इस तरीके से, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इससे बाय ए के रूल या क्राइटेरिया भी कह सकते हैं कि ए क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका मतलब साइड प्रोपोर्शन होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये लगा देंगे। ए बी कितना है, तो इसको हम इसमें पुट करें। ए बी कितना है 1.5, पी क्यू कितना है x, बी सी कितना है 1.8 और ये कितना है 9। इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 0.2। तो x की वैल्यू के लिए x उधर, इसको इधर ले आएंगे, तो x इक्वल्स टू 1.5 और 0.2। पॉइंट शिफ्टिंग कर दो, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तो 15/2 यानी 7.5। क्या 7.5 है, ऑप्शन बी इज द आंसर एंड द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहते हैं, a card number 10 to 30 are kept in a box and shuffled thoroughly। अच्छे से उसको मिला दिया गया, इस तरीके से शफल कर दिया गया, मतलब इस तरीके से मिला दिया गया कि अब उसमें ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहाँ पे रखा होगा। इतना क्लियर है? अब इस तरीके से जब हम करते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से जब हम करेंगे तो पता होगा नहीं कि कौन सी कार्ड कहाँ पे है। अब वहाँ उसमें से पूछा हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड एक ड्रॉन करेंगे, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 4 या 5 का मल्टीपल। अब इसमें देखो एक चीज और, 4 और 5 ये बोला हुआ है। अब हमेशा याद रखो अगर और लिखा हुआ है इसका मतलब हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस मल्टीपल ऑफ 5 माइनस मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। ये करना, ये याद रखना है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और का यही मतलब है कि हमें 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल और माइनस कर देना है 4 और 5। क्यों माइनस करना है, देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर 10 से लेके 30 तक हमारे कार्ड है तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए 21, क्योंकि 11 से लेके 30 तक में 20 कार्ड और 1 भी, तो 20 और 1 21 कार्ड। अब इसमें 4 के मल्टीपल कौन है, मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा 12, 16, 20, 24, 28। सेम मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 10, 15, 20, 25, 30। और मल्टीपल ऑफ एलसीएम 4, 5, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो 20 का मल्टीपल 20 होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा वो 40 हो जाएगा, तो 40 वो हमारे इसके अंडर में आएगा। तो अब इसमें अप्लाई कर दो, तो कितने ये बने 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1, तो कितने हो गए 9। ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी इवेंट की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल कार्ड कितने हैं 21। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और याद रखो, ये तो क्वेश्चन खैर यहाँ पे हो गया हमारा,
21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 और 5 की जगह लिखा होता 4 and 5, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। 4 and 5, अगर 4 and 5 होता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें एलसीएम यूज करना ओनली। ऐसे लिख लेते हैं, टोटल वेज क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4 and 5। अगर एंड लिखा होगा तो केवल एलसीएम लेना है, और अगर और लिखा होगा तो और में हमें दोनों का मल्टीपल एलसीएम माइनस कर देना है। ये चीज ध्यान रखें। इससे अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे और की जगह एंड होता तो हमारे टोटल कितने केस बनते? 1। अगर इसी क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 4 and 5 होता तो यहाँ पे हम केवल 20, यही हमारा आउटकम होगा, क्योंकि उसमें हमें एलसीएम ही केवल मानना है, उसी को कंसीडर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, m इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस। m जो एक पॉइंट है y एक्सिस पे है, कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड इट्स लाइज बिलो द x एक्सिस। x एक्सिस से 4 यूनिट, वो भी कहाँ? नीचे। तो नीचे है तो इस पॉइंट पे होगा, यानी ये पॉइंट होगा 0,-4। उसके बाद बोला हुआ है कि क्या डिस्टेंस होगा? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m, ये पॉइंट m है हमारा, किससे? q से। q पॉइंट कहाँ पे है? 5,1, ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लो यह 5,1। तो हमें डिस्टेंस बताना है p या qm का। तो qm का डिस्टेंस क्या होगा? तो qm का डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये लग जाएगा। अब इसमें इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे और इसको x2 y2 सपोज करेंगे। तो x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -4, तो 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 25 कितना होगा? √50। सिंपल है, तो √50 हमारा ऑप्शन में आ जाएगा। तो √50 सी हमारा ऑप्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखो, x हमें दे रखा है p cos q अल्फा और y दिया हुआ है हमें q sin q अल्फा। हमें इसकी वैल्यू तो सबसे पहले x बाई p निकालो। x बाई p क्या होगा? x बाई p होगा हमारा cos q अल्फा, y बाई q क्या होगा? ये होगा sin q अल्फा। अब पावर भी यूज कर लो, तो x बाई p की पावर बोली हुई है 2/3, तो 2/3 यहाँ भी पावर यूज कर लो, cos q अल्फा की पावर 2/3। सिमिलरली यहाँ भी y बाई q की पावर 2/3 क्या हो जाएगा? sin q अल्फा की पावर 2/3। सॉल्व कर देते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा? sin स्क्वायर अल्फा। क्या करने हैं? ऐड करते हैं। x बाई p की पावर 2/3 प्लस y बाई q की पावर 2/3 कितना? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। और ये पता ही होगा, ये हमारी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर? तो आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC।
अब देखो इसमें वर्ड बोला हुआ है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और वो सर्कल इंस्क्राइब जब बोलते हैं तो इसका मतलब तीनों साइड को टच कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि इफ अ सर्कल इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है। और कंफर्म करने के लिए अगर इसमें भी दिया टच इज ए बी बी सी एंड सी ए एक्स वाई जेड, मतलब ए बी और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका पॉइंट भी बता दिया एक्स वाई जेड। अब इसके बाद इसमें बोला हुआ है कि ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। ए वाई 8 सेंटीमीटर है, ए से सॉरी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स बी सी वाई, ए वाई इज 8 सेंटीमीटर, सी वाई इज 6 सेंटीमीटर, इज 8 सेंटीमीटर, ये होगा 8 सेंटीमीटर, सी वाई 6 सेंटीमीटर, सी से वाई 6 सेंटीमीटर है हमारा ये चीज। तो बी सी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाई एक सेकंड इधर विगत ए बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी सी हमारा ये है, ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी सी ए, इसका ट्रायंगल ए बी एक्स, ओके, एक्स जेड वाई, एक्स जेड इधर वाई, ठीक। तो यहाँ से ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, इसको ठीक से। अब यहाँ से ये जो हमारे पास है ये है x, थोड़ा सा मैंने उल्टा दिया, z और यहाँ पे y। अब यहाँ पे देखो ए बी है 12 सेंटीमीटर, ये तो ठीक था, ए वाई मैंने इधर वाला दे दिया 8, सी वाई 6 है, सी वाई ये 6 है, अच्छा ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमें बी सी की लेंथ बतानी क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 8 है तो ये 8 है, क्योंकि एक पॉइंट से टेंजेंट जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, ये बताया था पहले भी। तो ये 8 है तो ये 8 है, अब ये 8 है तो ये कितना होगा 4, क्योंकि पूरा दे रखा है ये 12 में से 8 तो यहीं तक हो गया, तो बचा 4। अब ये 4 है तो इस पॉइंट से ये भी तो टेंजेंट है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो बी सी क्या होगा, बी जेड प्लस सी जेड, जो कि 4 प्लस 6 यानी 10 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? थोड़ा सा नेमिंग ध्यान से करना, तो गलती हो सकती है। मैं जानबूझ के यही कि कोई क्वेश्चन तो कुछ था नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बस नेमिंग उल्टा किया हुआ था कि टाइम कंज्यूम हो जाए, थोड़ा सा इसको ध्यान से। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज दिस 2n स्क्वायर प्लस 5 है, तो पूछा हुआ है कि फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो एक तो तरीका ये है कि अगर मैं Sn ये लिख रहा हूँ 2n स्क्वायर प्लस 5 है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम, तो S1 आ जाएगा। क्या आएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 यानी 2 प्लस 5 7। अगर n की जगह 2 पुट कर देते हैं और ये पहला जो S1 होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, तो यहाँ से हमें ये भी मिल गया कि पहला टर्म 7 है। अब अगर n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा। क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यानी ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 10 यानी 18। अब S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहला टर्म होता है a, दूसरा टर्म होता है हमारा a प्लस 1, कितना है 18, जिसमें से a हमें पता है 7 है, तो 7 प्लस b इक्वल्स टू 18। तो b की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 7 प्लस 7 14 निकल गया माइनस में, तो d की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4 है, ये वाला टिक कर देंगे।
अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, क्या नोट कर लेना थोड़ा ध्यान से। Sn इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 5 है। और हमसे क्या पूछा हुआ था d, तो d क्या होता है, तो n स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका डबल हमेशा। n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका डबल n इंटू 2 कितना आएगा। तो एक स्टेप में डायरेक्ट हम ये वाला स्टेप गेन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये हमारा है। अगर इसी में पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 प्लस 5 ये प्लस ये। अगर इसको फॉर्मूला में बना के मैं बताऊं तो सपोज करो अगर ऐसे हमें ये दे रखा है पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, तो डी हमेशा इसका डबल होगा यानी 2p ये है, और फर्स्ट टर्म हमेशा होगा p प्लस क्यू, ये चीज यही याद है। अगर इसी में एक और देख लेते हैं, इसी में अगर बात करें कि अगर हमारे को nth टर्म दे रखी है an इक्वल्स टू लेट इट 4n माइनस 3। अब अगर इसमें से d पूछे तो d हमारा डायरेक्ट n का कोफिशिएंट होगा, d हमारा डायरेक्ट n का कोफिशिएंट होगा। क्लियर है। और फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो 4 माइनस 3, ये तो सेम रहेगा। तो इसको भी एक जनरल नोटेशन में लिख लेते हैं। जनरल नोटेशन मान लेते हैं कि an हमें दे रखा है अल्फा n प्लस बीटा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा अल्फा, और फर्स्ट टर्म क्या होगी अल्फा प्लस। ये जरूर याद रखना, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ये सब पता है तो एक स्टेप में ही हो जाएगा और उतना टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत सिंपली होता है, बहुत एक्यूरेसी से आंसर भी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ semicircular disc, both having same radius, find the radius। तो radius क्या होगा, ऐसा होगा। देखो the numeric value of area of circle, area of circle क्या होगा, एक ये सर्कल है और एक डिस्क दिया हुआ है, न्यूमेरिकली ये आपस में इक्वल है। कैसे, तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा पाई आर प्लस, अब ये सेंटर है तो यहाँ से 2r भी होगा, तो पेरीमीटर और ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई r, यहाँ पे क्या होगा r कॉमन ले लेंगे पाई प्लस 2, r से r कैंसिल आउट। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r इक्वल्स टू पाई प्लस 2 ओवर पाई, ऑप्शन है पाई प्लस 2 ओवर पाई, सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज नोटेड। दो डाइसेस को देखें। अब देखो इससे के रिगार्डिंग कंसेप्ट अगर मैं बता दूं, तो जब भी दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितना होगा 36, इधर भी 6 इधर भी 6, एट अ टाइम हो रहा है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, दो डाइस को अगर रोल कर लिया तो 36 आउटकम होगा। अब इसमें से पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट इज लेस देन 6। अब आउटकम क्या क्या होगा, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरीके से 2, 1, 2, 2, 3 ऐसे करते करते 2, 6। इसी तरीके से नीचे अगर आ जाएंगे तो 6, 1, उससे पहले 5, 1, 4, 1, 3, 1। इसी तरीके से 6, 2 और पूरा करते करते 6, 6। तो ऐसे 6 टोटल 36 बन जाता है हमारा। अब इसमें से कितने ऐसे हैं कि जिनका दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है 1। तो ऐसे कितने ऐसे डाइसेस के फेसेस होंगे जो 6 से कम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 दे रहे हैं। लेस देन 6 बोला तो 6 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 7वां, 8वां, 9 ऐसे कितने होंगे वो लिख लेते हैं हम लोग। तो वो कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये
रिगार्डिंग, ट्रू से रिगार्डिंग 2,1 2,2 2,3 नहीं होगा, तो ये वाला नहीं लेना था। फिर 3,1 3,2 नहीं ले सकते, 4,1 5,1, ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10, कितने में से 36 में। ये हमारी प्रॉब्लम फेवरेबल आउटकम 10, टोटल आउटकम ऊपर बता ही दिया 36, तो टोटल कितने हुए 10/36, 10/36 है, तो अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। 5/18 5/18 का ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ये एंगल अल्फा और बीटा दे रखा है, गिवन दैट RS SQ 1:2। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट से दो एलिवेशन दिया हुआ है, एक अल्फा एंगल पे है, एक बीटा एंगल, और RS और RSQ का रेशियो दिया हुआ है। RS अगर x है तो ये हमारा 2x है, ये दे दिए। तो हमें इसमें बताना है कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा की वैल्यू, tan अल्फा अपॉन tan बीटा का रेशियो क्या हो। तो सबसे पहले A B C, तो इन ट्राइंगल ABC, छोटे से ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल तो दिया हमने, तो अगर इसमें tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा क्या होता है, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर साइड होती है और जहाँ पे एंगल लेते हैं वो हमारा बेस रेशियो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। अब AB रहने दो, BC हमें x दिया होगा, या हमने माना गया कि x दिया, ये हो गया tan अल्फा। tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा हमारा होगा सेम, परपेंडिकुलर तो सेम है बट बेस थोड़ा ज़्यादा है, तो AB अपॉन BD। अब BD की वैल्यू क्या होगी, AB अपॉन BC प्लस CD, BC प्लस CD, तो AB अपॉन BC हमारा x है, CD हमारा 2x है, ओवरऑल 3x। डिवाइड करना है, तो डिवाइड में ये वैल्यूज और ये वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगे, तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा क्या आएगा, AB अपॉन x अपॉन AB अपॉन 3x। अब जब भी चार फ्रैक्शन बनेंगे ऐसे, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई, तो यानी AB इंटू 3x अपॉन x इंटू AB हो जाएगा। AB से AB कैंसिल आउट, x से x क्या आएगा 3:, तो आंसर ये पूछा था कि वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है, ये था 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है, -4,5 and 8,2 are the two opposite vertices of the parallelogram। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ऐसे सारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें A B C, इसमें सारे वर्टिसेस की बात नहीं, सिर्फ दो वर्टिसेस, -4,5 A वर्टेक्स और 8,2 B वर्टेक्स। अब इसके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है, इन बिटवीन डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। अब ये जो डायगोनल है ये इंटरसेक्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, तो रेशियो क्या होगा ई पॉइंट, तो रेशियो हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट करेगा तो 1:1 हो जाएगा, तो 1:1 होगा। तो और ये हमें a, b दे रखा है, a, b की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है x1, ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 y2, पुट कर देंगे वैल्यूज, -4 प्लस 8/2 यानी 4/2 कट के, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 2/2 यानी 7/2, तो 2,7/2 है सर द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी के बीच का रिलेशन पूछा,
ए 2 है, बी हमारा 7/2। क्या कह सकते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। तो b इक्वल्स टू क्या, b की वैल्यू a में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा नहीं, a में से अगर 1.5 माइनस करते हैं तो 0.5 आएगा, तो ये गलत होगा। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि b प्लस b इक्वल्स टू a प्लस 1.5, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 में 1.5 या 2 में 1.5 ऐड कर देते हैं, तो 1.5 करेंगे तो 3.5, ये तो 3.5 7/2, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। ये वाला रिलेशन रहेगा। 2 में 1.5 ऐड करेंगे तो 3.5 हमें मिल जाएगा। 3.5 7/2 के बराबर। इसको अगर मैं कट करूँ तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पैराग्राफ का डायगोनल बाइसेक्ट होता है, और ये और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई पॉइंट दे देता तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसके डायगोनल के हमसे पॉइंट मिलता, यहाँ से इक्वेट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कहता है, if the perimeter of a square is equal to a circle, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, पेरीमीटर वाइज इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर 4a, इसका 2πr, आपस में इक्वल है, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज क्या होगा, तो एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें a/r के रेशियो निकालना। a/r क्या होगा, 2π/4, ये कटा π/2, स्क्वायर कर देते हैं तो a²/r², तो π²/4। वो हमें पता है कि ये तो स्क्वायर का एरिया हो गया, सर्कल के एरिया के लिए पाई लगाना है, तो पाई यहाँ भी कर दो, पाई यहाँ भी लगा दो, तो ओवरऑल एक पाई कट जाएगा। ये हमारा हो गया स्क्वायर का एरिया a², सर्कल का एरिया πr², कितना हो गया π/4। अब पाई के फॉर्म में है तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 × 4, तो ये 2, ये 11, ओवरऑल 11/14, ये हमारा आंसर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, बी और डी। कौन सा चूज करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर बोला, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर वाली वैल्यू, स्क्वायर वाला एरिया ऊपर रहेगा, सर्कल वाला एरिया नीचे रहेगा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाई 50 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट ऐसे कुछ फ्लाई कर रहा है जिसका ग्राउंड से 50 मीटर हाइट पे, तो ये 50 मीटर हाइट हो गया, विद एन एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब इसकी बात है, तो इसकी बात के लिए हम क्या करेंगे, अब थीटा दिया हुआ है तो थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा दे रखा है sin 60, परपेंडिकुलर 50, हाइट हमें निकालनी है या हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 50 ओवर sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2, यानी 100 ओवर √3, 100 ओवर √3 बराबर ये। तो ये हमारा ऑप्शन है। अगला, there is a square lawn of side 8 meter inside a circular park of radius 20 meter. Mr. Joseph wants to plant a spellings in the park. अब पार्क में करना है इसमें, तो अब क्या पूछा होगा, the probability that he can plant it outside the lawn. outside the lawn वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया outside the lawn। अब अगर ये एरिया में करना चाहते हैं, ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया होगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ये हमारा फेवरेबल हो, एरिया ऑफ सर्कल πr² माइनस a² अपॉन टोटल एरिया यानी सर्कल का एरिया πr²। आर हमें दिया हुआ है 20 और साइड 8, पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा पाई 20 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ओवर पाई 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई। क्या ऑप्शन,
तो ये हमारा आंसर क्लियर है। इसमें यही फेवरेबल कौन सा है, फेवरेबल बोला मैं कहाँ में प्लांट करना है, कहाँ प्लांट करना है, आउटसाइड दी लॉन, तो ये हमारा लॉन का एरिया था, तो इतना माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन के बेस पे है। क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम in the given figure a toy is in the form of cylinder surmounted on a hemisphere by a hemisphere। एक टॉय है जो सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ये सिलेंडर हमारा हो गया और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसा कुछ बना है, ठीक है। सरमाउंटेड हेमिस्फीयर विद सेम रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3, अब रेडियस मान लो ये रेडियस है, ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हाइट होगी, तो वॉल्यूम 81 पाई, क्या सही 81 पाई देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, बचा क्या 2/3 आर प्लस एच, पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो 22 पाई के फॉर्म में निकालना है, तो पाई को पाई रहने देंगे, आर की वैल्यू 3 है तो ये 9 हो गया, 2/3 × 3 प्लस हाइट, हाइट कितनी दी हुई है, तो हाइट हमें दे रखी है 7, 3 से 3 कट गया, 9 9 जा 81 पॉइंट, और एक्सप्रेशन सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सही बात है, हमने ऐसे ही निकाला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोनों को ऐड कर दिए, तो रीजन भी सही है और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ई, एक्सप्रेशन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अगला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x 5 हैज रियल रूट, क्या ये रियल रूट है, अब देखो रियल रूट के लिए हमारे पास क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्म, क्या डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्म, ये इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0, तो इसमें हम d चेक करते हैं, d क्या होता है, d² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो ये रियल है, अदरवाइज नॉन रियल है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसमें हम पुट कर देंगे इसमें, तो अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो b² - 4ac क्या होगा, 4a² - 4 × 1 × 5, तो 16 - 20 <0 आ गया, <0 है इसका मतलब नो रियल रूट, एक्सप्रेशन हमारा गलत है, एक्सप्रेशन गलत है तो जाहिर सी बात है कि रीजन सही होगा बाय ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसमें दोनों गलत हो सके, तो रीजन हमारा सही होगा, एक्सप्रेशन गलत होगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन सही है, रीजन गलत है, ये हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा सेक्शन ए कंप्लीट, जिसमें 20 क्वेश्चन थे, 18 एमसीक्यूज और 2 एक्सप्रेशन रीजन बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी पार्ट, सेक्शन ए में एमसीक्यूज थे 20, अब इस पर अब इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्विंग वाला है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल बेस्ड है कि एक ऐसा ट्रायंगल फिगर बना हुआ है सामने और बोला हुआ है क्या, एक्स जेड पैरेलल टू ए, एक्स जेड लाइन जो है, मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, पहला चीज। और दूसरा जेड वाई, ये सॉरी एक्स जेड पैरेलल टू ए एंड वाई जेड, ये लाइन जो है ये पैरेलल है ए सी की,
तो हमें प्रूव करना है ZO का स्क्वायर इक्वल्स टू OB इंटू OC। क्या करें, ध्यान दें। सबसे पहले अगर इस फिगर को मैं इधर बना दूं, ऐसा सा फिगर, एक्सटेंडेड लाइन, और यहाँ से एक लाइन ऐसा रखता हूँ। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये हो गया O B Z C X E Y। तो अब क्योंकि ये लाइन हमें पैरेलल दे रखा है इसके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ जेड एक्स, इस वाले ट्राइंगल ओ जेड एक्स, समझ में आ रहा है, अलग से कर देता हूँ ओ जेड। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगी। बीपीटी में क्या कहते हैं, ये हमारे को क्या देगा, ओ वाई या इसमें चाहो तो पहले तो ये लिख के देंगे कि बी वाई इज पैरेलल टू जेड एक्स। बी वाई जो है वो जेड एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब ओ वाई अपॉन ओ एक्स इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ जेड। अब दूसरा एक और लाइन पैरेलल दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला लाइन। ये लाइन इस लाइन, तो पूरे लाइन के पैरेलल ही होगा, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से इन ट्राइंगल OCX, इन ट्राइंगल OCX, अगेन YZ इज पैरेलल टू XC। जो YZ है वो XC के पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है इसमें फिर बीपीटी लगेगा। बीपीटी मतलब OY अपॉन OX इक्वल्स टू OZ अपॉन OC, जो है सेकंड। अब ध्यान दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये इक्वेट हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ जेड इक्वल्स टू ओ जेड अपॉन ओ सी, और ये दोनों ओ वाई अपॉन ओ एक्स ये होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला पार्ट यूज करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ओ जेड अपॉन ओ सी, तो ओ बी इंटू ओ सी इक्वल्स टू ओ जेड का ये हमारे पास आएगा, और ये हमें प्रूव करना था, ओ बी इंटू ओ सी ओ जेड का। तो बहुत सिंपल है, पहले 6.2 के पहले 3-4 क्वेश्चन इसी बेस पे है, तो उसको प्रैक्टिस करोगे तो उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार देखना है, दोबारा से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एलसीएम ऑफ 51 एंड 85। 51 और 85 का जो एलसीएम है उसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 6z माइनस 9। तो वैल्यू ऑफ z का ऐसे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 51 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 17। 85 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 17। तो एलसीएम डिफरेंट नंबर 3, 17 एंड 5, मतलब 51 इंटू 5। 51 इंटू 5 कितना होगा, पहले देखते हैं, 5 यानी 255 ये हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम है वो इसके बराबर है, मतलब ये एलसीएम जो दिया हुआ है ना, वो कह रहा है कि वो ये है 6z माइनस, तो एलसीएम हमने निकाल दिया 255, पुट कर दो 6z माइनस 9, माइनस 9 इधर ऐड हो जाएगा, 255 प्लस 9 इक्वल्स टू 6z।
ऐड करेंगे तो कितना आएगा 264 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये z आ जाएगा। 6 से डिवाइड कर दो तो 6 4 जा 24 2 4 4 तो z की वैल्यू 24 और इसको हाईलाइट करके लिखना है ताकि दिखाई दे। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 80। सेक्टर हमें पता है एक सेंटर से लाइन आएगी और उसका जो एरिया होता है ये हमें सेक्टर देगा, बट इसमें एरिया ना कह के इसमें क्या बोला हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या है? ये साइड प्लस ये साइड, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 80। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसको बनाया जाता है कैसे? पहले लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, क्योंकि ये दो रेडियस भी इसके साथ कंबाइंड है। अगर लेंथ ऑफ आर्क बोलता तो केवल इतना काम चलेगा, लेकिन इसमें पेरीमीटर बोला तो इसलिए एक ये आर और ये आर ये लेना नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पुट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या है, तो ये एंगल कोई बना रहा होगा थीटा, तो उस थीटा के अकॉर्डिंग थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर और ये इसके बराबर प्लस 2 और ये हमें दे रखा है, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और ये टोटल कितना दिया हुआ है 80। ये हमारा 80 हो गया। इसमें लेट भी कर लेते हैं कि लेट थीटा इज एन एंगल between या theta is the angle of a sector, simple angle of a sector। एक सेक्टर है तो उसका एंगल बनेगा ही बनेगा, उस एंगल को हमने थीटा कहा, तो ये 80 के इक्वल है। 80 के इक्वल है इसका मतलब पुट कर देते हैं, तो 80 इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आर रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस हमें 15 दिया हुआ है, इंटू 15 प्लस 2 इंटू 15 टू जा 30 को इधर लेकर आएंगे तो 80 माइनस 30 इक्वल्स टू 15 टू जा 30 से ये कट जाएगा 1 2 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा थीटा पाई अपॉन 12 इक्वल्स टू 50। तो 50 इंटू 12 बाय पाई ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पहले। अब इसमें थीटा कितना है, तो थीटा हमारे को दे रखा है 50 इंटू 12 बाय 5 इंटू 360 इंटू पाई आर कितना है 15 इंटू 50, तो पाई से ये पाई कट गया, 0 से ये 0, 12 से इसको काटेंगे 3 से कट गया, 3 से ये हो गया 5। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 75, तो 75 5 से ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारा 375 और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना मत भूलना और फाइनल आंसर भी लिखना मत भूलना। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हो सके तो ऐसे पॉसिबल स्क्वायर ब्रैकेट या इस तरीके से डब्बे में हटा देना। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? इसका और वाला पार्ट देखते हैं, इसका और वाला पार्ट देखते हैं। बी पार्ट जो इसके और में है, तो इन द गिवन फिगर ABCD ट्रेपेजियम बना हुआ है, इसका ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम A B
एक सेक्टर बना हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। इस शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है, इस पार्ट का, ठीक है। और ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 और 120। अब अगर ये 60 और 120 दिया हुआ है तो इसका एंगल मेट कर लेते हैं, ये है θ1 और ये है θ2। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी देखो सेक्टर ही बन रहा है, सर्कल का एक पार्ट है, तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 और ये एरिया ऑफ सेक्टर 2, टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2। अब सेक्टर 1 का एरिया क्या होगा, तो सेक्टर 1 का θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर, आर कितना है 3 स्क्वायर, प्लस θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर, रेडियस इसका कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन आएगा पाई अपॉन 360, बचेगा क्या θ1 प्लस 9 प्लस यहाँ पे θ2 इंटू 64। अब यहाँ पे θ1 θ2 हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है, अगर पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बना देगा, तो θ1 कितना आ जाएगा 120। इसी तरीके से ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पुट कर दो वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 360 इंटू θ1 कितना है हमारा 120, तो 120 इंटू 9, 120 इंटू 9 प्लस 60 इंटू 60। अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन ही कर दी बस, 22/7 इंटू 360, इसमें से चाहो तो 60 अगर कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या बचेगा 2 इंटू 9 प्लस 64। 60 से इसको अगर कट करें तो ये 6 आ जाएगा, 9 2 18, 64 और 18 हमारा हो जाएगा 7 42 इंटू 64 और 18 ऐड कर देंगे 82 आ जाएगा। तो 82 ये 2 से कट कर दो तो क्या 11, ये हो जाएगा हमारा 21। एक सेकंड, इसके बाद इसको कैलकुलेट करके जब निकालेंगे हमारा ये 60 120 120 ये 60। ओके, एक चीज़ थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 लेना है तभी, तो 6 का स्क्वायर ठीक कर लेना, तो 36 आएगा। जब 36 यहाँ पे करेंगे 60 कॉमन लिया 36 बचेगा, तो 36 और 18 मिलकर ये हमें कितना दे देगा 36 और 18 54। अब ये 54 जो है 3 से कट हो जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा हमारा 3 से कट होगा तो 18, तो 18 7 का पाई की फॉर्म से कीप द आंसर इन पाई, इसको पाई के फॉर्म में ही छोड़ देना था। तो पाई के फॉर्म में छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे हमें वैल्यूज ही इनपुट करना, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ये चीज पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, तो पाई ये ना हमारा, इसको एज इट इज हमें रहने देंगे पाई। कॉन में 360 आ गया और यहाँ पे 120 में 60 कॉमन लिया ही था, तो 2 इंटू 9 प्लस 60 गया तो 36 बच गया। 60 से ये कटा 6, तो हमारा आंसर पाई/6 इंटू ये हो गया हमारा 54, इससे ये कटा तो 9, तो आंसर 9 पाई। और वैल्यूज पूछता तो डेसिमल में लेकर आते। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन
24th क्वेश्चन क्या है? 24th क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है एक सर्कल है और यहाँ पे एक ऐसा सा टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है? ये y है, ये x और सेंटर ये आ रहा है O। अब इसमें x y x ये रहा एंगल एक्स पी वाई, ये एंगल हमें 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हमें कितना गिवन है। तो प्रूव करना कि पी एक्स पी वाई पी ओ के इक्वल है, पी एक्स ये वाला साइड, पी वाई पी ओ के बराबर। इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें अब देखो इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं थोड़ा अच्छा, ये बढ़िया ये दिया हुआ है, ये हमारा x है, ये हमारा y। अगर ये पूरा 120 है, सेंटर से जो लाइन आती है उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इतना पार्ट हमें इतना एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है, ये पॉइंट O है, ये y है। तो इसमें अगर मैं cos 60 लगाऊँ, cos 60 क्या होगा, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, किसके अंदर लगा रहे हैं हम, तो इन ट्राइंगल वाई पी ओ, इसके अंदर अगर cos 60 लगाया जाए तो cos 60 क्या होगा, cos 60 गिवन होगा हमारे को पी वाई अपॉन पी ओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू पी वाई अपॉन पी ओ, तो पी ओ इक्वल्स टू 2 पी वाई। अब 2 पी वाई का मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वाई प्लस पी वाई। अब एक पी वाई की जगह, क्योंकि पी वाई पी एक्स के इक्वल है, क्योंकि सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं तो लेंथ इक्वल होती है। ये लेंथ और ये लेंथ ये आपस में इक्वल होती है। तो एक की जगह यहाँ पर पी एक्स लिख लेंगे, यहाँ पी वाई हो जाएगा और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, हेंस ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 में साइन क्या दिया हुआ है, साइन 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1, और इसी के पैटर्न में दिया हुआ है हमें कि cos 2a माइनस 3b इक्वल्स टू √3/2। अब हमें पता है कि साइन 1 का होगा 90 डिग्री का होगा, मतलब साइन 2a प्लस 3b 1 क्या लिख सकते हैं, साइन 90, वैल्यूज टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास साइन 1 आता है साइन के फॉर्म में वो 90 डिग्री का आता है। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 90, यहाँ से एक आगे कंपेयर साइन से कंपेयर हुआ तो यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी cos 2a माइनस 3b क्या होगा, cos √3/2 कहाँ पे 30 डिग्री पे, तो यानी 2a माइनस 3b कितना 30। इस केस के नीचे ये पहली क्वेश्चन बन गई हमारी, ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। करना क्या है, हमारे को निकालना है a और b की वैल्यू, तो एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 90 और 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 30। साइन चेंज होगा, ये कट गया, ये आ गया 6b और ये हो गया 60। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 60/6 यानी 10 डिग्री। अब b अगर 10 डिग्री है तो a कितना होगा, पहले क्वेश्चन पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे b की जगह 10, तो 2a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 इक्वल्स टू 90, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 30 इक्वल्स टू 90, तो 2a इक्वल्स टू 90 माइनस 30, 2a इक्वल्स टू 60 एंड a इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, ये था हमारा 25 का ए पार्ट। अगर बात करें और वाले पार्ट की, तो इसमें भी ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो और में दिया हुआ है एक
राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, और एक यहाँ से ट्रायंगल निकल है वो भी राइट एंगल है। ये 3 है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। हमारे से पूछा हुआ है साइन अल्फा क्या होगा, मतलब एंगल निकालते हैं तो साइन अल्फा ही रहेगा, तो साइन अल्फा क्या होगा। तो देखो अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लगा देंगे, इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। तो साइन अल्फा, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये अल्फा ये है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी और इस पॉइंट को डी, तो क्या होगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है 6, बी सी कितना है 3 + 9, यानी साइन अल्फा कितना आ गया, साइन अल्फा आ गया 6/12, यानी 1/। अगर अल्फा पूछा होता है यहाँ से, वैसे नहीं पूछा, ये हमारा फाइनल आंसर है, साइन अल्फा 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। बट अगर अल्फा पूछा होता तो हम बता देते अल्फा हमारा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड। इतना समझ में आया, ये था हमारा पार्ट बी तक का। इसमें एक चीज देख लेते हैं भाई दोबारा से। 21st क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रोग्राम का क्वेश्चन था हमारे पास, 6 चैप्टर से मिला हुआ था, 2 मार्क्स का, बहुत इजी था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे। उसके बाद हमारे पास 22nd क्वेश्चन था। 22nd क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम 51 और 85 का हम लोगों ने ये निकाला, 3 × 5 15। ओके, एक चीज यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो एलसीएम हमने निकाला है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 के बाद इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना था, एक स्टेप रह गया था यहाँ पे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 15 × 17। अच्छा, एक चीज यहाँ पे 255, हाँ ये ठीक है इतना पार्ट। इसके बाद 255 को हमने इक्वेट किया था 6z - 1 से 9 से, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था 6z - 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, जो कि हमें क्या देगा 264। 255 + 9 करेंगे 264 आ जाएगा। 264 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 = 24, 2 कैरी 2 and 4 6 4, तो z की वैल्यू 24 सीधा 44 264 divided by 6 6 4 = 24, then 2 carry 264, यहाँ पे 6 4 = 24, 2 carry 4। ओके, तो 44, अच्छा ये हमारा आ गया। उसके बाद लास्ट में डाउन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। 23rd में हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द सर्कल था, पेरीमीटर हमने इक्वेट किया, वहाँ से हमारा निकल गया। फिर बी पार्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन था। वैसे कभी कभार ये चारों पार्ट इक्वल करके आ जाता है, चारों पार्ट इक्वल हो तो सभी एंगल का सम 360 हो जाता है। इसमें 2 पार्ट करके था तो इसमें ये तो दोनों का सम 180 होगा, लेकिन रेडियस अलग होने की वजह से, इस वजह से इन्होंने जो ये एंगल दिया था इसका को इंटीरियर पार्ट यूज करेंगे हम, वहाँ से एरिया निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास 24th क्वेश्चन था सर्कल के बेस पे, 2 मार्क्स के लिए ठीक ही था क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मतलब दूसरे चैप्टर को कंबाइन करके दिया हुआ था, डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, चैप्टर कंबाइन करके आता ही है। 25th डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री था, बहुत बार एनसीईआरटी ने किया होगा ये, तो वहाँ से ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल ही था ये वाला। और
ऐसे क्वेश्चन इस बार के भी बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद ये भी और के बेस में था, तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, मैक्सिमम बच्चे तो यही अप्लाई करते हैं, बट फिर भी ये भी ज़्यादा मुश्किल रहता है। देखोगे तो ये उससे जल्द स्टेप में हो जाता है, एक स्टेप में। ये तो वैसे में क्या है कि 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा, इसलिए इसको 2 मार्क्स में रखा है। इतना क्लियर है सेक्शन ए और सेक्शन बी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी।